खुले बोरवेल और ब्लैक स्पॉट पर अब सीएम ने गंभीर आदेश दिया है। अगर बोरवेल खुला रहा तो इसके जिम्मेदार अब खबरदार हो जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अहम बैठक ली और इस बैठक में खुले बोरवेल मामलों में 2 सप्ताह में संपूर्ण सर्वे कराया जाएगा और खुले बोरवेल के मामलों में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ब्लैक स्पॉट सड़क दुर्घटना से संबंधित विषयों पर आज की ये बैठक हुई और इस बैठक में प्रमुख अधिकारी और एनएचएआई के प्रमुख अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया और कहा कि नेशनल हाईवे पर अवैध पार्किंग पर रोक लगाई जाए और सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी कि सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी अब तय होनी चाहिए। वहीं जनवरी सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह किया जाएगा। नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस हमेशा उपलब्ध रहेगी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा जो है वो चालू रहेगी। इसी के साथ सड़क सुरक्षा में लोगों की जान बचाने वाले अच्छे व्यक्तियों को उचित सम्मान दिया जाएगा और साथ ही बिना परमिट वाहनों पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज की बैठक में ये अहम निर्णय लिए हैं कि जहां भी खुले बोरवेल हैं और उस बोरवेल के जो भी जिम्मेदार हैं खुले बोरवेल के, वो अब खबरदार हो जाए, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ब्लैक स्पॉट वाली जगहों को भी अब सुनिश्चित किया गया है और उन जगहों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और हाल ही में भागटोटा का जो हादसा हुआ उसके बाद से अब ये अहम बैठक ली गई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए आदेश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि हाईवे पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा जो है वो चालू रहेगी। एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है वो 24 घंटे रहेगी और सड़क दुर्घटना में जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। पशुपालन, गौपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने खारी का लांबा में 3 करोड़ 51 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय क्षेत्रीय विधायक जबर सिंह सांखला समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी भी रही। मंत्री जोराराम पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा पशुओं के इलाज हेतु मोबाइल वैन संचालित की जा रही है, जो बीमार पशु का उपचार करने के लिए 1962 पर कॉल करने पर मौके पर पहुंचकर निःशुल्क पशु का उपचार करेगी। इस दौरान जोराराम कुमावत ने नवनिर्मित पंचायत भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी की मंशा है कि हमारे किसानों को मजबूती मिले, हमारे पशुपालकों को मजबूती मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं को और हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दे, साथ ही साथ में बेरोजगार युवाओं को नौकरियां भी ज़्यादा से ज़्यादा दे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और पशुपालकों और किसानों के लिए तो विशेष रूप से जैसे ऐसी योजना निकाली है जिनका सीधा फायदा पशुपालकों और किसानों को हो रहा है। मंगला पशु बीमा योजना जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है 10 दिन पहले ही अजमेर से, उसमें जो पशु है, पहले पशुओं का बीमा नहीं होता था, अब बीमा होगा। दुधारू गाय, दुधारू भैंस, दुधारू भेड़, दुधारू बकरी और दुधारू ऊंट का बीमा होगा और बीमाधारी पशु की यदि कोई कारण से मौत हो जाए। झुंझुनू जिले के पैरा ओलंपियन संदीप चौधरी अगले साल होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जानकारी खुद संदीप चौधरी ने चिड़ावा कस्बे में दी। कस्बे में एपीएस स्कूल की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करने आए संदीप चौधरी ने खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, छोटी उपलब्धि को सब कुछ ना माने और हताश भी ना हो, क्योंकि छोटी छोटी उपलब्धियों से ही बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। इधर खेल संघों में नेताओं की एंट्री के सवाल पर संदीप चौधरी ने बड़े सहज तरीके से कहा कि हमारे देश का नीति निर्धारण का कार्य नेताओं का है, इसीलिए खेल संघों में नेताओं की एंट्री गलत नहीं है। खिलाड़ियों के लिए ये है कि मतलब अगर किसी ने छोटी अचीवमेंट हासिल करी हो तो ज़्यादा मतलब उस चीज़ को वो ना ले कि हाँ मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, और अप्रिसिएशन भी ले कि हाँ एटलीस्ट मैंने कुछ करा है। तो ये चीज़ों दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी खिलाड़ी मतलब आगे और ज़्यादा अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर पाएगा। तो मेरा यही मैसेज है खिलाड़ियों को कि थोड़ा सा बैलेंस रखें अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपने रूटीन को, सारी चीज़ों पे प्रॉपर ध्यान दें और
अच्छे से मेहनत करे, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ। 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारी इस बार इंडिया में ही है, तो मैं अभी उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि सुविधा नहीं है, अभी तो गवर्नमेंट बहुत कर रही है, पॉलिसीज भी बहुत अच्छी अच्छी हैं सारी चीजों को लेके, और अभी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो मेरा नजरिया हमेशा भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने पर झुंझुनू के सर्किट हाउस में बीजेपी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी की उपस्थिति में प्रेस वार्ता में झुंझुनू से बीजेपी विधायक राजेंद्र भांबू और खेतड़ी से बीजेपी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने बात रखी। इस दौरान विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि भजनलाल सरकार का 1 साल बेमिसाल है और झुंझुनू विधानसभा में 1 साल में 300 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं। तो वहीं विधायक धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि पहले खेतड़ी इलाके में आए दिन फायरिंग की घटना होती थी, लेकिन अब 1 साल में एक भी फायरिंग की घटना नहीं हुई है। भाजपा की जो सरकार बनी है मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से 1 साल बेमिसाल है। और जैसा कि धर्मपाल जी बता रहे थे कि राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल में का जो बजट के अंदर घोषणा हुई थी, तो 1 साल के अंदर ही लगभग कार्य 50% तो दराजे पे आ चुके हैं। तो ये कहने में कोई अत्याशर नहीं होती कि हमारी सरकार के कार्यकाल बेमिसाल है। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, किसान, युवा, महिला और गरीब का कल्याण, सभी सेक्टर में राजस्थान में बहुत काम हुए हैं। उसी अनुपात में झुंझुनू जिला भी हमारा अग्रणी जिलों में है। सारे मुद्दों पे विशेष रूप से काम हुआ है। पहले भी जैसे धर्मपाल जी ने बताया कि यहाँ की सबसे बड़ी जो लाइफ लाइन सिद्ध होगी यमुना जल समझौता है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 1 साल का जो कार्यक्रम था उसमें भी यमुना जल समझौते का जिक्र भी किया और उसको ग्राफ पर लाने की बात कही। तो प्रधानमंत्री। और अब खबर जैसलमेर से है, जहां मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसान अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर 0 RD पर 4 दिन से धरना दे रहे हैं। वहीं गुरुवार को जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार ललित कुमार सहित नहर विभाग के अधिकारी धरनास्थल पहुंचे, जहां किसानों से वार्ता की। हालांकि 1 घंटे की वार्ता के बाद भी किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बनी है। किसानों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी करने का लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा, और लिखित में आश्वासन जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक किसानों ने कहा कि हम इसी प्रकार से इस धरने को जारी रखेंगे। और कोटपुतली में विराटनगर के उपखंड पाउटा में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि केशव सागर धर्मशाला सुभाष चौक पाउटा में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 17 रजिस्ट्रेशन और 3 लाइसेंस जारी किए गए। उन्होंने बताया कि FSSAI से लाइसेंस लेना जरूरी होता है, क्योंकि एक खाद्य व्यवसाय खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण और परिवहन और वितरण का निर्धारण करता है। दिसंबर 24 को श्रीमान आयुक्त महोदय खाद्य सुरक्षा के निर्देशानुसार पाउटा में रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में हमने 17 रजिस्ट्रेशन और 3 लाइसेंस बनाए, और इसके अलावा व्यापारियों को 2x3 का एक डिस्प्ले बोर्ड हर अपने प्रतिष्ठान पर लगाने के लिए बोला गया, जिसमें जो भी संबंधित जानकारी, जैसे उसमें लाइसेंस नंबर है या जो वो काम, जैसे खुला मसाला वो नहीं बेच रहा, खुला तेल नहीं बेच रहा, ऐसी जानकारियाँ उसमें दी गई है। तो उसको लगाने के लिए व्यापारियों को बोला गया है। इसके अलावा हमने व्यापारियों को ये भी बोला है, अपील करी कि उनसे कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या स्टोरेज करता है उन सबको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनवाना अति आवश्यक है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया, जहां युवाओं ने करीब 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया। इसी को लेकर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अशोक चौधरी के नेतृत्व में, जो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर जो युवा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार आप युवाओं की मांग उठाते रहते हैं। किन मुद्दों को लेकर आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपका आना? कुलवंत, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी पीड़ाओं देखते हुए आप पहुँचे हो।
आज हम कर्मचारी में लगभग 12 मांगों को लेकर आए हैं। बड़े दिनों से परेशान थे युवा। सबसे पहले जो आप देख रहे हो चयनित अभ्यर्थी आए हैं जो शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कल से जो बोर्ड है L2 का परिणाम जारी कर रहा है, उसको लेकर हम आए कि कल से बोर्ड अपना परिणाम जारी करे। साथ ही साथ जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो चयनित अभ्यर्थी एक भी बाहर ना हो, उनके लिए शैडो पोस्ट क्रिएट हो, उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। माननीय न्यायालय ने भी स्टे दे रखा है कि उनको बाहर नहीं किया जाए अभी, और साथ ही हम कर्मचारी बोर्ड से भी निवेदन कर रहे हैं कि साथ साथ उनको लिए शैडो पोस्ट के लिए भी वो काम करें। साथ ही साथ L2 के जो परिणाम रिवाइज परिणाम जो बाकी हैं उनके लिए भी हम आए हैं कि कल से बोर्ड ने कहा है कि हम 27 तारीख से परिणाम रिवाइज शुरू करें, क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, पंचवर्षीय में चला गया। कल से अगर बोर्ड परिणाम जारी करना शुरू नहीं करता है L2 का, तो हम आने वाले जनवरी के फर्स्ट वीक में बड़ा आंदोलन करेंगे और बोर्ड का घेराव करेंगे और सरकार से भी लड़ाई लड़ने में आर पार की लड़ेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा जो L2 में विशेष शिक्षा का मुद्दा बड़ा चल रहा है, बड़े दिनों से अभ्यर्थी परेशान। L2 विशेष शिक्षा का परिणाम नहीं आ रहा, बार बार विज्ञप्ति के अनुसार परिणाम आना चाहिए, विभाग कह चुका है, मामला कोर्ट में चला जाता है। तो उसके लिए भी आए हैं कि विशेष शिक्षा का भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनके साथ भी न्याय है, उनका भी परिणाम जारी करें। साथ साथ L1 की भर्ती का है 117 के आसपास पुराना डाटा पड़ा है, साथ ही प्लस 270 का अलग से भी डाटा आया है। तो हमारी ये बोर्ड से भी मांग है कि बोर्ड भी प्रयास करे, हम भी प्रयास करें। 6 महीने का जो नियम है वो 6 महीने नियम की 6 महीने अगर 90% पद मूल पद आ जाते हैं, उसके बाद 6 महीने बाद अगर भर्ती अगर डाटा आता है, हम नहीं आते। ये पूरा प्रोसेस जो है ये बोर्ड की गलती है या विभाग की गलती, किसी युवा की गलती नहीं है। हम चाह रहे हैं कि उसमें जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जब नया नियम ला रहे हैं कि 1 साल तक इसको करने चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसमें भी इसको शिथिलता मिले और इन युवाओं के साथ भी न्याय हो। साथ में संस्कृत विभाग में PTI की है, कंप्यूटर निदेशक की है, अध्यापक भर्ती है जो उसके वेतन आ चुकी है, वो कब तक आएगी। साथ में वीडियो का जो कोर्ट में मैटर चल रहा है, 3 जनवरी सुनवाई है कि हम उस पर भी बात करने आए कि उस पर AASA को भेज के मजबूत सुनवाई करें। IA की भर्ती पेंडिंग पड़ी है, कोर्ट में पड़ा है मामला, उसकी सुनवाई 9 जनवरी के आसपास है, हम उसके लिए भी आए कि उसकी भी मजबूती से मांग रखें। साथ में छात्रावास अधीक्षक की है जिसकी क्या नाम है DV शुरू नहीं हुई दोनों विभागों की, हम चाह रहे हैं उसकी महिला सुपरवाइजर की है। JNM के परिणाम पद बाकी पड़े हैं। फायरमैन 2021 की भर्ती 120 पदों पे पिछले 2 साल से जांच चल रही है। कौन सी जांच चल रही है हमें भी नहीं पता चला आज तक कि 120 बच्चों के 2 साल से नहीं हो पाई है। तो ये थे हमारे साथ अशोक जो बेरोजगारों की आवाज़ को लगातार प्रदेश में बुलंद करते हैं और इनका साफ कहना है विभाग और बोर्ड की गलती का खामियाजा जो बेरोजगार युवा हैं उनको भुगतना पड़ता है। अगर बोर्ड अपना काम समय से करे तो जो बोर्ड है उसका रुख जो है बेरोजगारों को नहीं करना पड़े। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर खो नागोरियान थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, लूट की वारदात करने आए गुजराती गैंग का पर्दाफाश किया गया है। एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भीड़ भाड़ वाली जगह पर चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपियों ने पिछले दिनों खो नागोरियान थाना इलाके में वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी अरविंद राठौड़, रणजीत और नेहा से फिलहाल पूछताछ कर रही है। आरोपी वारदात के लिए ऑटो किराए पर लेते थे और यात्रियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देते थे। DCP तेजस्विनी गौतम के सुपरविजन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लूट की वारदात करने वाली गुजराती गैंग का अब पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। जयपुर के भागटोटा अग्निकांड में लगातार मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है। जहां मौत का आंकड़ा बढ़कर 19 हो गया है, तो वहीं अब तक 5 लोगों को उपचार के दौरान डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं मरने वालों में एक पूर्व IAS भी शामिल है। आपको बता दें, जयपुर अजमेर हाईवे पर 20 दिसंबर की सुबह दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, जिसमें कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। भागरेटा अग्निकांड में लगातार मौतों का ग्राफ बढ़ रहा है। आज एक व्यक्ति की मौत होने के बाद यह आंकड़ा 19 तक पहुंच गया है। हम आपको बता दें, लगातार भागरेटा अग्निकांड के अंदर मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। 3 दिनों की अगर बात करें तो 7 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वहीं SMS में अभी भी 12 लोगों का उपचार लगातार किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से कैजुअलिटी को रोका जा सके। आज भी 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया है। अब तक 5 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। ममतेज के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच बेधड़क, जयपुर। और अब खबर झालावाड़ शहर के NH-52 राष्ट्रीय राजमार्ग से है, जहां पर नन्हे बालक की जान के साथ खिलवाड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कार चालक कार के बोनेट पर बच्चे को बिठाकर तेज रफ्तार से कार चला रहे हैं। चाहे कार चालक ये सब स्टंट के लिए कर रहा हो, लेकिन जरा सी लापरवाही इस बच्चे की जान पर कभी भी भारी पड़ सकती थी। इस मामले में वीडियो सर्कुलेट होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेकर वाहन चालक की तलाश को अब तेज कर दिया है।
पुलिस को कुछ घंटे पहले ही सूचना मिली थी और वीडियो वायरल मिला था, जिसमें एक कार चालक द्वारा मासूम से बालक को बोनट में बिठा करके कार चलाते हुए हाईवे पर कार चलाते हुए नजर आया था। कोतवाली पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए और कोतवाली पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए शीघ्र कार्रवाई करते हुए उक्त कार चालक को अरेस्ट कर लिया है और जो कार थी उसको जब्त कर लिया है। मेरी मीडिया के मार्फत आम लोगों से अपील है, इस प्रकार की हरकत नहीं कर रहे हैं जिससे स्वयं की भी जीवन को खतरा होता है। इसके साथ साथ आम रोड पर कई व्यक्ति कई वाहन चलते रहते हैं तो सभी का ही मानव जीवन खतरे में उत्पन्न होता है। पुलिस ने मानव जीवन खतरे में डालने का मुकदमा दर्ज करके कार चालक सुरेश कुमार नया तालाब झालावाड़ को गिरफ्तार कर लिया है, कार जब्त कर ली है। वाली पुलिस को गंगापुर की टोड़ा भीम पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 बंदूक और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन में देर रात चोरों ने एक सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और करीब 1.25 लाख रुपए नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात चुरा कर फरार हो गए। घटना के समय परिवार दिल्ली गया हुआ था और वापस लौटने पर सुबह परिवार को वारदात का पता चला, तो वहीं घटना की सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और कई घंटों तक परिवार पुलिस का सिर्फ और सिर्फ इंतजार करता रहा। 11 तारीख को मांगड़ से अपनी बेटे के पास में गया था। आज सुबह वापसी लौटा जब तो मेरे घर के मेन गेट के ताले टूटे हुए थे। ये आज जब सुबह 5 बजे आया जब मालूम चला मुझे इनकी, और मैं घर के अंदर इंटर नहीं हुआ, बाहर ही हम लोग बैठे रहे। पुलिस को 5 बजे फोन करने लगा था। कुलदीप नाम का कोई शख्स बोला था इनकी हेल्प डेस्क में, इनकी बड़े अच्छे से उसने बात सुनी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस आई नहीं। बार बार फिर फोन किया, 15 मिनट बाद फिर फोन किया, दोबारा फिर 15 मिनट में फोन किया, तो 1 घंटे के दौरान एक गश्त करती हुई एक जीप आई इनकी। उन्होंने आके देखा, उनके इंटर होने के बाद भी मैं इंटर हुआ इनकी, तो देखा अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। गोदे तोड़ी हुई थी, अलमारी तोड़ी हुई थी, घर के सोने चांदी के बर्तन आभूषण। किशनगढ़ की शहर थाना पुलिस ने हाईवे स्थित एक दुकान से 3 किलो 820 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने दुकानदार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी भीकर राम काला के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हनुमानगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं महिला थाना पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मृतका के पिता ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग उसकी बेटी को दहेज के लिए आए दिन परेशान करते थे। आरोपियों ने 24 दिसंबर को मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिसंबर को शाम को अपने पास पुलिस थाना जंक्शन में जरिए दूरभाष पता चलता है कि सुरेशिया कॉलोनी में वार्ड नंबर 56 में किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होना पाया गया है। इस पर पुलिस जंक्शन मौके पे पहुंची और एफएसएल टीम को भी मौके पे बुलाया, जहां पे जो मृतका है ज्योति, उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखवाया और उसके परिजनों को सुपुर्द किया। बताया मॉर्निंग में उनके जो मृतका है उसके पिता ने अपने को रिपोर्ट दी है, जिसके तहत दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बीएनएस की धारा 80 और 85 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें उसके पति, उसका सास, ससुर और देवर के खिलाफ रिपोर्ट दी है उन्होंने। और अभी